तो चलिए अब शुरू करते हैं। इससे पहले का जो वीडियो था उसमें हम प्रतिरोध बता चुके थे और क्या कहते हैं ओम का नियम ये बता चुके थे, ठीक है। तो प्रतिरोध का कॉम्बिनेशन क्या होता है ये आप देखेंगे। कॉम्बिनेशन मतलब होता है किस रूप में प्रतिरोध को जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए प्रतिरोध पहले फिर से देख लेते हैं। प्रतिरोध क्या होता है, तो जो धारा के प्रवाह का विरोध करता है, जो धारा के प्रवाह का विरोध करता है उसको हम क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध का समूहन, समूहन का मतलब होता है जोड़ना, ठीक है। तो प्रतिरोध को हम किस किस रूप में जोड़ सकते हैं। पहला तो होता है श्रेणी क्रम में हम जोड़ सकते हैं, दूसरा होता है समांतर क्रम में जोड़ सकते हैं। श्रेणी क्रम क्या होता है, तो श्रेणी क्रम का मतलब हुआ एक यहाँ पे लगा हुआ प्रतिरोध, दूसरा प्रतिरोध फिर इसके साथ यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ जोड़ दिए, ठीक है। तीसरा प्रतिरोध फिर यहाँ से लेके तीसरा यहाँ जोड़ दिए। ये हो गया एक साथ सारे का सारा लगा हुआ है, जिसको कहते हैं हम श्रेणी क्रम प्रतिरोध, ठीक है। इसके बाद देख लीजिए यदि एक यहाँ पे लगा हुआ है, इससे हम एक तार ऐसे निकाले और नीचे में एक लगा दिए, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे समांतर क्रम प्रतिरोध। इसको हम कौन सा प्रतिरोध कहेंगे, समांतर क्रम प्रतिरोध कहेंगे, ठीक है। अब इसको हम देखते हैं बारी बारी से। अब ये श्रेणी क्रम समूहन। श्रेणी क्रम समूहन में क्या होता है, प्रत्येक प्रतिरोध का दूसरा सिरा जो होता है, जैसे कि एक प्रतिरोध R1 है, R1 का पहला सिरा ये हो गया और ये हो गया इसका दूसरा सिरा। R2 का जो पहला सिरा हो गया वो ये होगा और ये होगा R2 का दूसरा सिरा, ठीक है। अब यहाँ से R3 का पहला सिरा स्टार्ट होगा, यहाँ पे दूसरा सिरा इसका, यहाँ पे R4 का पहला, यहाँ R4 का दूसरा सिरा। तो कहता है प्रत्येक प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे पहले प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हुआ रहता है। यहाँ पे देखिए R1 का दूसरा सिरा R2 के पहले सिरे से जुड़ा हुआ है और इसी तरह से जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। और क्या होता है, जो इसी ये हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन, मतलब श्रेणी क्रम में समूहन। इस तरह से श्रेणी क्रम का जो समूहन होता है इसी तरह से किया जाता है। अब इसमें यदि टोटल रेजिस्टेंस पूछेगा, यदि इस तरह से 4 रेजिस्टेंस 3 रेजिस्टेंस ऐसे जुड़ा हुआ है पूछेगा, तो इस टोटल रेजिस्टेंस इसका कितना होगा। तो टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए इसको R1 प्लस R2 प्लस R3 जहां तक होगा, चार रेजिस्टेंस है तो चारों रेजिस्टेंस को जोड़ेंगे, 3 होगा तो तीनों रेजिस्टेंस को जोड़ेंगे, ठीक है। तो इसमें RTH निकालने के लिए क्या करेंगे, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 कर देंगे, ठीक है। यहाँ से हमको क्या निकल जाएगा, RTH निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ से RTH जो किसका हो गया, श्रेणी क्रम का। अब होता है क्या कहते हैं, पैरेलल में, ठीक है। तो पैरेलल के लिए क्या करते हैं, समांतर क्रम के लिए पैरेलल क्रम का जो समूहन होता है उसके अंदर इस तरह से जुड़ा हुआ नहीं रहता है। पैरेलल क्रम के अंदर सभी प्रतिरोध का पहला सिरा और सभी प्रतिरोध का दूसरा सिरा एक साथ जुड़ा हुआ रहता है। तो ये किसका हो गया, समांतर क्रम का। समांतर क्रम का जो समूहन होता है इसमें जो भी प्रतिरोध जितना भी होता है उसका सबका पहला सिरा पहले सिरे के साथ जुड़ा होगा और दूसरा सिरा दूसरे सिरे के साथ जुड़ा होगा। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास 3 प्रतिरोध है, ठीक है। पहला प्रतिरोध हो गया R1,
ठीक है, ये हमारा R1 प्रतिरोध है, दूसरा हो गया R2 और तीसरा हो जाएगा R3। इसका यदि ये पहला सिरा है, इसका भी ये पहला, इसका भी ये पहला, इसका ये दूसरा सिरा, इसका भी ये और इसका भी। ठीक है, इसमें क्या होता है, सभी दूसरा सिरा दूसरे सिरे के साथ ही इस तरह से जुड़ा हुआ रहता है और पहला सिरा जो होता है वो पहले सिरे के साथ जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, इसका जो समांतर प्रतिरोध वाला वायर होता है वो इधर से ऐसे निकाल दिया जाता है। ठीक है, या फिर आपको यहां से जोड़ लीजिए या फिर यहां से निकाल लीजिए। और यहाँ पे जो टोटल रेजिस्टेंस निकाला जाता है आरटीएच, आरटीएच तो यहीं पे निकलेगा। टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, यदि तीन रेजिस्टेंस को एक साथ पैरेलल में हम लगाए हैं तो टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा। तो जब तीन रेजिस्टेंस को एक साथ पैरेलल में लगाते हैं तो आरटीएच निकालने के लिए पैरेलल में क्या लिखते हैं, इस तरह से इसमें 1/RTH निकलता है। ठीक है, इसमें क्या निकलता है 1/RTH। 1 मतलब पैरेलल जो होता है, पैरेलल रेजिस्टेंस जो होता है 1/पैरेलल रेजिस्टेंस के फॉर्म में निकलता है। जब उसका पैरेलल रेजिस्टेंस निकल जाता है फिर उसको हम क्या कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं, मतलब उल्टा कर देते हैं। जैसे ये RTH, इसमें से इसको यदि ऐड करेंगे तो कुछ ना कुछ निकलेगा। तो जो भी वैल्यू निकलेगा, मान लीजिए वैल्यू निकल गया x/y। ठीक है, 1/RTH इक्वल टू 1/RTH इक्वल टू x/y वैल्यू निकला। तो RTH इक्वल टू क्या हो गया, RTH इक्वल टू क्या होगा, तो RTH इक्वल टू हो जाएगा y/x। ठीक है, RTH निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले 1/RTH निकाल लेंगे। 1/RTH जब निकल जाएगा तो उसके बाद उस वैल्यू को क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे। 1/RTH का जो वैल्यू निकलेगा उसको हम क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे, तो हमको किसका RTH का वैल्यू निकल जाएगा। किसके कंडीशन में ये होगा, ये होगा समांतर क्रम समूहन में। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर, किसके अंदर होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर होता है। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं समांतर क्रम और क्या कहते हैं सीरीज श्रेणी क्रम। समांतर क्रम और श्रेणी क्रम दोनों का एक दो सवाल देख लेते हैं कैसा है। ठीक है, चलिए देखते हैं, दोनों क्वेश्चन में लिया है। पहला क्वेश्चन कहता है जो प्रतिरोध R बराबर है 10 ओम, R1 10 ओम है और R2 5 ओम है। ठीक है, दोनों किस में जुड़ा हुआ है, श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। तो श्रेणी क्रम में जुड़ा है तो तुल्यांकी प्रतिरोध, तुल्यांकी प्रतिरोध का मतलब हो गया RTH, मतलब R टोटल पूछ रहा है। ठीक है, R टोटल हम ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। जब केस में जुड़ा हुआ है श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में R1 प्लस R2 जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे हो गया ये R1 और ये हो गया फिर R2। R1 है 10 ओम और ये है 5 ओम। ठीक है, हमको क्या निकालना है, RTH। RTH कितना होगा निकालना है। श्रेणी क्रम में RTH के लिए क्या फॉर्मूला होता है, यदि श्रेणी क्रम में RTH है, श्रेणी क्रम में RTH के लिए फॉर्मूला होता है R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, जो भी जितना भी R दिया होगा, जितना भी रेजिस्टेंस दिया होगा उसको हम ऐड कर लेंगे। तो श्रेणी क्रम में क्या होता है, सिर्फ डायरेक्ट ऐड कर लेते हैं, R1 प्लस R2 हो जाएगा। इसमें दो रेजिस्टेंस है तो क्या हो गया 10 प्लस 5 इक्वल टू 15 ओम। तो इसमें RTH कितना निकल गया, RTH निकल गया 15 ओम। ठीक है, उसी तरह से यदि किसमें होगा, समांतर क्रम में होगा, समांतर क्रम में होगा तो क्या होगा, RTH के लिए क्या फॉर्मूला है 1/RTH इक्वल टू, समांतर क्रम में पहले जुड़ा हुआ कैसे होगा वो देख लेते हैं। ऊपर वाला को मिटा देते हैं। कैसे है, समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है तो इस तरह से जुड़ा होगा। पहला है कितना 10 ओम, दूसरा है 5 ओम, ये भी है 5 ओम। यहाँ पे हमको R टोटल निकालना है। ठीक है, इसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, RTH इक्वल टू 1/RTH इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/, ये होता है RTH इक्वल टू फॉर्मूला। R1 इक्वल टू क्या है, R1 इक्वल टू है 10, R2 इक्वल टू है 5 और R3 इक्वल टू क्या है 5।
तो क्या हो जाएगा 1/10 प्लस 1/5 प्लस 1/5, और इसको क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे, भिन्न का जोड़ जैसे बनाते हैं। एलसीएम हो जाएगा इसका 10, 1 प्लस 2 प्लस 2 हो जाएगा 5/10। ठीक है, ये जो 5/10 आया, ये 5/10 क्या है, 1/RTH है। 5/10 क्या है, 1/RTH है। तो 1/RTH का वैल्यू हमको क्या आया, 5/10। RTH इक्वल टू क्या होगा, 10/5। 5 से 10 कट जाएगा 2 बार में, तो RTH कितना निकल जाएगा, 2 निकलेगा। ठीक है, समांतर क्रम के अंदर जो प्रतिरोध होता है, टोटल प्रतिरोध जो होता है वो हमेशा दिए हुए प्रतिरोध से कम होता है। समांतर क्रम का जो प्रतिरोध, टोटल प्रतिरोध निकलता है, वो दिए हुए प्रतिरोध से हमेशा कम निकलता है। लेकिन सीरीज प्रतिरोध जो होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर, श्रेणी क्रम समूहन में जो होता है, वो दिए हुए प्रतिरोध से हमेशा उसका जो कुल प्रतिरोध होगा वो ज्यादा निकलेगा। ठीक है, श्रेणी क्रम समूहन में जो होता है वो हमेशा RTH ज्यादा निकलेगा, वहीं समांतर क्रम में हमेशा RTH क्या होगा, कम निकलेगा, क्योंकि ये 1/R2 1/R3 के रूप में ऐड होता है। ठीक है, इसीलिए RTH का वैल्यू इसमें क्या होता है, हमेशा R से कम होता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं किसके बारे में, कैपेसिटर के बारे में। कैपेसिटर क्या होता है, तो कैपेसिटर जो होता है वो क्या करता है, जो धारा को अपने अंदर स्टोर करके, मतलब विद्युत धारा को अपने अंदर स्टोर करने का उसका एक क्षमता होता है। ठीक है, अब कुछ ऐसा जो क्या कहते हैं इक्विपमेंट है, जिसको थोड़ा हाई वोल्टेज चाहिए होता है स्टार्टिंग में। ठीक है, स्टार्ट होते समय उसको हाई वोल्टेज चाहिए होता है, जैसे कि पंखा हो गया, मोटर हो गया, इसमें उसको हम कैपेसिटर का यूज करते हैं। तो कैपेसिटर क्या करते हैं, जब वो इलेक्ट्रिसिटी लेता है तो अपने अंदर वो चार्ज को कुछ स्टोर करके रख लेता है। ठीक है, इसीलिए जब वो जिस समय हम स्टार्ट कर रहे होते हैं, उस समय वो एक्स्ट्रा पोटेंशियल उसको देता है स्टार्ट होने के लिए। ठीक है, तो जो संधारित्र होता है, कैपेसिटर होता है, उसको क्या करता है, धारा को अपने अंदर स्टोर करने का काम करता है। तब कैपेसिटर के बारे में देखते हैं इसके बाद। अब देखिए संधारित्र क्या होता है, कैपेसिटर यह एक प्रकार का उपकरण होता है। ठीक है, जो आप अधिकतर क्या कहते हैं पंखा के अंदर देखे होंगे, बैटरी के अंदर देखे होंगे, मोटर के अंदर, बैटरी नहीं मोटर के अंदर देखे होंगे। ठीक है, बताइए एक प्रकार का उपकरण है जो विद्युत ऊर्जा को अपने अंदर संग्रहित करने का कार्य करता है। ठीक है, यह इसका मात्रक क्या होता है, फैराडे होता है। ठीक है, इसको हम एफ से सूचित करते हैं। इसका ये सिंबल होता है, सिंबल मतलब सोचिए किस रूप में उसको हम डिनोट करते हैं। ठीक है, तो इसका सिंबल ये होता है, इस रूप से इसको हम डिनोट करते हैं। संधारित्र का भी समूहन श्रेणी क्रम और समांतर क्रम दोनों रूप से किया जाता है। जैसे कि हम क्या कहते हैं प्रतिरोध का समूहन करते थे श्रेणी क्रम में और समांतर क्रम में, उसी तरह से संधारित्र को भी हम श्रेणी क्रम में और समांतर क्रम में दोनों रूप में हम जिसका एडजस्ट करते हैं। अब देखो इसका जो संधारित्र का जो फॉर्मूला होता है क्या है, C इक्वल टू होता है Q/V। Q क्या हो गया, चार्ज हो गया, मतलब उस संधारित्र के अंदर जब इलेक्ट्रिसिटी हम डालते हैं तो कितना चार्ज है उसके अंदर। ठीक है, उसके बाद V हो गया वोल्टेज। ठीक है, Q हो गया करंट, V हो गया वोल्टेज। Q/V करेंगे तो वहां पे हमको क्या मिल जाएगा, C मिल जाएगा। Q/V करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, C मिल जाएगा। इसको हम इसका यूनिट क्या है, फैराडे है। ठीक है, यूनिट क्या है, फैराडे है। ठीक है, अब इसका देखते हैं जो श्रेणी क्रम समूहन और समांतर क्रम समूहन कैसे करते हैं। किसका, कैपेसिटर का श्रेणी क्रम समूहन और समांतर क्रम समूहन। अब देखिए क्या है श्रेणी क्रम समूहन किसका, कैपेसिटर का। ठीक है, संधारित्र का श्रेणी क्रम समूहन और समांतर क्रम समूहन क्या होता है। तो जैसे श्रेणी क्रम समूहन में हम रेजिस्टेंस के बारे में पढ़े थे, प्रतिरोध के बारे में, जो इसका पहला सिरा जो होता है पैसा, उसका दूसरा सिरा दूसरे वाले के पहले सिरे से जुड़ा हुआ रहता है। इसमें भी यदि हम मान लेते हैं कि इसका ये दूसरा सिरा है और ये पहला, ये मान लीजिए पहला सिरा है, ये दूसरा सिरा है, और इसका जो C2 का ये पहला सिरा होगा और ये दूसरा होगा, C3 का ये पहला सिरा होगा और ये दूसरा सिरा होगा। इसमें भी सेम होता है, जो पहला दूसरा सिरा जो होता है वो पहले सिरे से जुड़ा होता है दूसरे संधारित्र के। ठीक है, इसको हम कहते हैं समांतर क्रम समूहन में। और ये किसके अंदर आता है, ये हो गया श्रेणी क्रम समूहन और ये हो गया समांतर क्रम समूहन में। ठीक है, तो समांतर क्रम में समूहन में क्या होता है, हर संधारित्र का पहला सिरा पहले सिरे से ही जुड़ा, दूसरे संधारित्र के पहले सिरे से ही जुड़ा हुआ होगा। ठीक है, और दूसरा सिरा जो होगा दूसरे संधारित्र के हमेशा दूसरे सिरे से ही जुड़ा होगा। उस कंडीशन में टोटल जो एक्चुअल जो टोटल कैपेसिटी जो होगा तो तीनों संधारित्र को मिलाने के बाद
तो ये सीरीज में क्या होता है, जैसे कि सीरीज में हम निकालते हैं किसका, रेजिस्टेंस का जो निकालते हैं, सीरीज जस्ट रेजिस्टेंस का उल्टा हो जाता है। जैसे कि रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला हम पैरेलल में अप्लाई करते हैं, वैसा ही फॉर्मूला हम सीरीज में कैपेसिटर में अप्लाई करते हैं, और जो फॉर्मूला हम रेजिस्टेंस में सीरीज में अप्लाई करते हैं वो इसके पैरेलल में अप्लाई करते हैं। जैसे कि 1/c यहाँ पे इसमें टोटल एक्चुअल टोटल जो होता है संधारित्र का कैपेसिटी निकालना है, किसमें, श्रेणी क्रम समूह में इसका टोटल कैपेसिटी निकालना है। तो टोटल कैपेसिटी यहाँ पे 1/c निकलेगा। 1/c इक्वल टू क्या होगा, 1/c इक्वल टू होगा 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3 हो जाएगा। ठीक है, वहीं पे यहाँ जो ये श्रेणी समांतर क्रम में है, इसमें c इक्वल टू हो जाएगा c1 प्लस c2 प्लस c3। ठीक है, जो भी c का वैल्यू दिया होगा उसको हम डायरेक्ट ऐड कर देंगे तो ये समांतर क्रम में निकल जाएगा। और 1/c1 1/c2 1/c3 करके उसका 1/c का वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, और फिर 1/c को हम उल्टा कर देंगे तो c का वैल्यू निकल जाएगा। तो इस तरह से हम किसका निकाल लेंगे, श्रेणी क्रम का निकाल लेंगे, और इस तरह से हम किसका निकाल लेंगे, समांतर क्रम का निकाल लेंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा कि संधारित्र क्या होता है। संधारित्र के बाद एक और टॉपिक बच जाता है, उसको हम कहते हैं क्या, इंडक्टर, मतलब प्रेरक होता है। प्रेरक का हम यूज क्यों करते हैं, ठीक है, प्रेरक जो होता है वो किसी भी जैसे विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है और अचानक विद्युत धारा में कुछ चेंज हो गया, जैसे होता है अचानक वोल्टेज बढ़ जाना, तो जो अचानक जो कोई चेंज हो रहा है उसका वो विरोध करता है, इसीलिए प्रेरक बनाया जाता है। ठीक है, आप जहाँ आपके घर में जो आपका मीटर लगा होगा, मीटर जब लगाने के लिए आया होगा, देखे होंगे तार को वो गोल गोल मोड़ देता है। ठीक है, जब वो तार को गोल गोल मोड़ देता है तो उस तरह गोल गोल एक तरह से शेप बन जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, प्रेरक कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं प्रेरक के बारे में। अब देखते हैं इंडक्टर क्या होता है। ठीक है, तो इंडक्टर किसे कहते हैं, कहता है प्रति इंडक्टर जो होता है जैसे एक सीधा तार है। ठीक है, तो सीधे तार को हम क्या करेंगे, एक लपेट कर किसी भी सामान वस्तु पे रख के उसको हम लपेट दें। ठीक है, तो वो इंडक्टर का रूप ले लेता है। अभी जो हम पढ़े थे कैपेसिटर, कैपेसिटर ये होता है कैपेसिटर। ठीक है, इसको आप देखे होंगे पंखे में लगा हुआ या फिर मोटर के अंदर भी होता है। मोटर का जो होता है ये कॉइल थोड़ा बड़ा होता है। ठीक है, मोटर का कैपेसिटर थोड़ा बड़ा साइज में होता है, ये पंखे का कैपेसिटर है। ठीक है, उसके बाद मान लीजिए ये क्या है, सीधा एक तार ले लेते हैं हम। ठीक है, यह एक सीधा तार है। अब सीधे तार को किसी समान रूप से गोल वस्तु, जैसे ये मार्कर है, ठीक है, अब इस मार्कर पे उसको रख के इसको लपेट दें। ठीक है, अब ये मार्कर के ऊपर हम लपेट दिए। लपेटने के बाद जो ये गोल वाला शेप कॉइल के रूप में बन के तैयार हुआ, इसी को हम कहेंगे क्या, इंडक्टर। इसी को क्या कहेंगे हम, इंडक्टर कहेंगे। ठीक है, अब देखिए लपेटने के बाद ये एक गोल टाइप का शेप बन के तैयार हुआ है, इसी को हम क्या कहेंगे, इंडक्टर कहेंगे। यही हमारा इंडक्टर है। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, इंडक्टर कहते हैं। कहता है जो प्रेरक एक विद्युत अवयव है जो तार को गोल घुमाकर कॉइल के रूप में देने पर, कॉइल का रूप घुमाकर कॉइल का रूप देने पर तैयार होता है। इसे में धारा का प्रवाह होता है। जब इसमें धारा का प्रवाह होता है तो ये अपने चारों ओर विद्युत चुंबकीय क्षेत्र बना लेता है। जब इसमें हम विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं तो ये अपने चारों ओर क्या बना लेता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बना लेता है, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र बना लेता है। ठीक है, और ये क्या करता है, तुरंत अचानक होने वाले जो सडनली वोल्टेज चेंज होता है उसका ये विरोध करता है। विद्युत में ये धारा के क्या कहता है, ये धारा के अचानक जो बदलाव होता है, कि मान लीजिए कि अभी आपके यहाँ पे 220 वोल्ट या फिर 240 वोल्ट का में विद्युत आ रहा है। ठीक है, अचानक वो कहीं शॉर्ट सर्किट हो जाए और अचानक क्या होता है, वोल्टेज बढ़ जाता है। ठीक है, उस कंडीशन में ये अचानक जो होने वाला विद्युत धारा का उसका ये विरोध करता है और यहाँ पे क्या होता है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है। तो आपका आगे का जो क्या कहते हैं इक्विपमेंट है वो बच जाता है। ठीक है, ये अचानक जो विद्युत धारा का प्रवाह होता है इसका वो विरोध करता है। और जब इसमें विद्युत धारा का प्रवाह होता है तो ये अपने चारों ओर क्या डेवलप कर लेता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड डेवलप कर लेता है। क्या डेवलप करता है, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र।
वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र बना लेता है। इंडक्टर के अंदर जब हम क्या देते हैं, मैं विद्युत का प्रवाह करते हैं, तो ये अपने चारों ओर विद्युत चुंबकीय क्षेत्र बना लेता है। कहता है इसे हम L से सूचित करते हैं, जैसे कि रेजिस्टेंस को हम R से सूचित करते हैं, कैपेसिटर को C से सूचित करते थे, उसी तरह इंडक्टर को हम L से सूचित करते हैं। इसका SI मात्रक क्या होता है, तो इसका SI मात्रक हेनरी होता है, इसको हम H लिखते हैं। हेनरी को क्या लिखते हैं, H। तो इंडक्टर का SI मात्रक क्या होता है, हेनरी होता है। और क्या है, इंडक्टर को सिर्फ हम AC सर्किट के अंदर यूज कर सकते हैं। ठीक है, AC सर्किट क्या होता है, ये आगे हम पढ़ेंगे। AC और DC विद्युत धारा का दो भाग होता है, एक होता है AC, एक होता है DC। ठीक है, और शॉर्ट में ऐसे समझ लीजिए कि जो हमारे ट्रांसफार्मर के द्वारा जो लाइन आ रहा है हमारे घर के अंदर, वो AC होता है। ठीक है, और जो बैटरी के द्वारा या फिर सोलर पावर के द्वारा जो हम बिजली लेते हैं, जो बैटरी के अंदर से हम बिजली लेते हैं, वो हमारा DC में सप्लाई होता है। ठीक है, और क्या कहता है, ये सिर्फ जो है AC सप्लाई के अंदर इसका यूज होता है। किसका, इंडक्टर का। इंडक्टर को सिर्फ हम कहां पे यूज करते हैं, AC सप्लाई में यूज करते हैं। अब कहता है जैसे कि हम संधारित्र का पढ़े थे, उसका जो क्या करते हैं, समूहन किया जाता है। संधारित्र का समूहन पढ़े थे हम। ठीक है, उसके बाद हम प्रतिरोध का समूहन पढ़े थे। तो प्रेरक का भी समूहन होता है। प्रेरक में भी दो तरह का समूहन होता है। पहला होता है समांतर क्रम समूहन, दूसरा क्या होता है, सीरीज में। ठीक है, क्या कहते हैं, श्रेणी क्रम समूहन। एक होता है श्रेणी क्रम, दूसरा होता है समांतर क्रम। श्रेणी क्रम में क्या होता है, जिस रूप से हम सेम होता है किसके जैसा, प्रतिरोध के जैसा। जैसे प्रतिरोध में हम क्या करते थे, जब दो या दो से अधिक प्रतिरोध एक साथ होता था श्रेणी क्रम में, तो सबको हम डायरेक्ट जोड़ लेते थे, तो उसका हमको श्रेणी क्रम प्रतिरोध का निकल जाता था। और समांतर क्रम में जैसे 1/R करके हम निकालते थे टोटल वैल्यू, 1/R1 + 1/R2 + 1/R3, उसी तरह से वहां 1/L का वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो अब देख लेते हैं श्रेणी क्रम समूहन और समांतर क्रम समूहन क्या होता है। अब देखते हैं प्रतिरोध का श्रेणी क्रम समूहन है पहला, और दूसरा क्या है, प्रतिरोध का समांतर क्रम समूहन है। ठीक है, प्रतिरोध का समांतर क्रम समूहन और प्रतिरोध का श्रेणी क्रम समूहन। इसमें जैसे ही प्रतिरोध के अंदर हम देखे थे, उसको डायरेक्ट जोड़ देते हैं, उसी तरह इसमें L को L1 + L2 + L3 कर देते हैं। किसमें, श्रेणी क्रम के अंदर। समांतर क्रम में क्या करते हैं, समांतर क्रम में उसको 1/L1 + 1/L2 + 1/L3 कर देते हैं। ठीक है, प्रतिरोध किसके अंदर है, ये प्रेरक के अंदर है। प्रेरक का एक और पॉइंट लिख लीजिएगा, प्रेरक में यदि हम उसका लंबाई को बढ़ाते हैं, ठीक है, प्रेरक में जो हम उसके अंदर जो जैसे कॉइल बनाते हैं, तो प्रेरक का जो कॉइल बनता है वो इस तरह से बनता है। तो प्रेरक में यदि हम कॉइल की संख्या को 2 गुना कर दें, ठीक है, तो उसका जो होता है, क्या कहते हैं, प्रेरक तो जो होता है वो कितना हो जाता है, 4 गुना हो जाता है। उसका प्रेरक तो कितना हो जाता है, 4 गुना से बढ़ जाता है। ठीक है, कहता है प्रेरक की लंबाई को यदि हम 2 गुना कर दें, प्रेरक की लंबाई को क्या कर दें, 2 गुना कर दें, तो उसका प्रेरकत्व जो होता है, प्रेरकत्व वो क्या होता है, 4 गुना हो जाता है। प्रेरकत्व क्या होगा, 4 गुना होगा। लंबाई 2 गुना करेंगे तो उसके अंदर कॉइल की संख्या 2 गुनी हो जाएगी। कॉइल की संख्या 2 गुनी होगी तो उसका प्रेरकत्व क्या हो जाएगा, 4 गुना होगा। इससे क्या फॉर्मूला निकलता है, L = होता है N का स्क्वायर। L = क्या होता है, N का स्क्वायर हो जाता है। L = N²। ठीक है, तो प्रतिरोध क्या होता है, कैपेसिटर क्या होता है, संधारित्र, और प्रेरक क्या होता है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला जो वीडियो होगा उसके अंदर हम देखेंगे KCL और KVL, किरचॉफ का क्या कहते हैं, वोल्टेज का नियम होता है, और किरचॉफ का करंट नियम होता है, उसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है।